नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम गुप्त काल से संबंधित क्विज करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो ये के चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और फलित ज्योति क्या होता है? फलित ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र का वह अंग होता है जिसमें तारों और नक्षत्रों की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सी है, छपणक, वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, मतलब फलित ज्योतिष से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें जो ऑप्शन ए है, वरुचि, वरुचि इनको कात्यायन भी कहा जाता है। ये प्रमुख कवि और विद्वान थे चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से। इसी तरीके से शंकु, शांकु एक वास्तुकार थे और एक कवि भी थे। और चौथा ऑप्शन है अमर सिंह, अमर सिंह ये एक कवि थे और शब्दकोशकार थे, मतलब शब्दों को जोड़ जोड़कर नए शब्द बना देते थे अमर सिंह। तो यहाँ पे जो फलित ज्योतिष से संबंधित है वो है छपणक, ऑप्शन सी। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शक विजेता किसे माना जाता है? तो देखिए, शक विजेता किसको माना जाता है, मतलब किसने शकों को पराजित किया था? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नासिक और उज्जैन से शकों को खदेड़ दिया था, भगा दिया था। और शकों को हराने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? मतलब जो भूमि पर टैक्स लिया जाता था वो कितना था? तो वो था छठा भाग, कुल उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी। इसके अलावा धर्मशास्त्रों में भी पूछ लिया जाता है कि धर्मशास्त्रों में राजस्व की दर कितनी थी? तो वो भी छठा भाग ही थी, कुल उपज का छठा भाग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या नाम दिया गया था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं चलती थी उनको कहा जाता था दिनार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जबकि रूपक कहा जाता था रजत मुद्रा को। तो यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार और रजत की मुद्रा को कहा जाता था रूपक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय शट दर्शन का भाग नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है भारतीय शट दर्शन का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए, भारतीय शट दर्शन 6 दर्शनों का एक समूह है। और ये 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शनों का एक समूह है जिसको बोला जाता है शट दर्शन। तो इसमें कौन सा नहीं है? वो है ऑप्शन सी, लोकायत। मैंने 6 के 6 दर्शन आपको बता दिए हैं, तो इसमें लोकायत नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गुप्त काल में कोशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो कोशेय शब्द जो है वो रेशम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, रेशम। नेक्स्ट, चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में हैंसांग ने अध्ययन किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को अधिराज कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। तो पूना का ताम्रपात्र अभिलेख है, उसमें गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को अधिराज कहा गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, श्रीगुप्त के बाद दूसरा गुप्त राजा कौन बना था? तो श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, उनके बाद दूसरा राजा था घटोत्कच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, घटोत्कच। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को अश्वमेधकर्ता कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनकी माता का क्या नाम था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दत्ता देवी। दत्ता देवी जो कि समुद्रगुप्त की पत्नी थी, क्योंकि समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारियों में से कौन वास्तुकला के ज्ञाता थे? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन वास्तुकला के ज्ञाता थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शंकु। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन गुप्त शासक बना था? तो चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त
राजा बना था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस गुप्त राजा के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के कुल 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि गुप्त राजाओं में सबसे ज़्यादा हैं, ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। नेक्स्ट, किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था? तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था? तो वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और स्कंदगुप्त ने हूणों को खदेड़ दिया था। तो ये जो बात है वो किस अभिलेख में अंकित है? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जूनागढ़ अभिलेख। और एक बात मैं आपसे से यहाँ पूछना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है, तो आप मुझको ये कमेंट में लिखकर बताइए, तो ये जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किस राजा का है? जूनागढ़ अभिलेख किस राजा का है? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ भी, शेर, हाथी, गरुड़ या सूर्य, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गरुड़। गुप्त राजवंश का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? तो पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को बोला जाता था दंडपाशिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, दंडपाशिक। नेक्स्ट, गुप्त काल में खेती की भूमि को क्या कहा जाता था? तो यहाँ भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षेत्र। तो खेती की भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। और ये तीन जो बाकी हैं ये भी भूमि के ही प्रकार हैं, जैसे कि खिल, खिल बोला जाता था बेकार भूमि को, बंजर भूमि को। इसके अलावा वास्तु बोला जाता था निवास करने योग्य भूमि को, जहाँ पर निवास किया जाता था। और जैसे कि गपत है, गपत बोला जाता था चारागाह की भूमि को, जहाँ पे चारा उगाया जाता था। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है, क्षेत्र बोला जाता था खेती की भूमि को। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 10 अवतार मंदिर जो है गुप्त काल में बनाया गया था और ये स्थित है देवगढ़ में। यूपी के झांसी में स्थित है देवगढ़ और वहीं पे ये 10 अवतार मंदिर है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो अष्टांग हृदय ये एक चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है और इसको लिखा था बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बाणभट्ट। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देवी गुप्तम नामक जो पुस्तक है वो विशाखा दत्त ने लिखी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने इसके अलावा मुद्रा राक्षस भी लिखी थी। और कालिदास के ग्रंथ तो आप जानते होंगे, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ये कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं। और शूद्रक ने भी लिखी थी, मृच्छकंटिकम नामक ग्रंथ लिखा था। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ खंडखाद का विषय क्या है? तो किस सब्जेक्ट पर पुस्तक है ये खंडखाद, जो कि ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणित पर आधारित है खंडखाद नामक पुस्तक। नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पंच सिद्धांतिका, तो इसका चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वराह मिहिर द्वारा इसकी रचना की गई थी और इसकी विषय वस्तु थी ज्योतिष। ये ज्योतिष पर आधारित थी पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट है, शून्य का जनक किसे माना जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको मालूम होगा। शून्य का जनक माना जाता है ब्रह्मगुप्त को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ब्रह्मगुप्त। जबकि आर्यभट्ट को दशमलव का जनक माना जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, शून्य का जनक ब्रह्मगुप्त को माना जाता है और दशमलव का जनक आर्यभट्ट को। और नेक्स्ट है, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ। बताइए कि 550 ईस्वी पूर्व में, सॉरी ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में 550 ईस्वी में भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।